हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन यानी कि पौधों का वर्गीकरण। ये क्लास रेलवे वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो एग्जाम में एलपी का देने वाले हो, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पौधों का जैविक वर्गीकरण। सबसे पहला क्या देखेंगे? पौधों का जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। बीते हुए 3.5 अरब वर्षों के दौरान पृथ्वी पर लाखों सजीवों की जातियां विकसित हुई। बीते हुए 3.5 अरब वर्ष के दौरान पृथ्वी पर लाखों सजीवों की जातियां विकसित हुई। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों की जातियों का एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों की जातियों को एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं है। जीवों की विविधता के अध्ययन को आसान बनाने हेतु उसे समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटते हैं। यह प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाता है। जीवों की विविधता के अध्ययन को आसान बनाने हेतु उसे समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूह में बांटते हैं। यह प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें जीवों का व्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें जीवों का व्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकी टेक्सोनॉमी कहा जाता है। जीव विज्ञान में वर्गीकी की स्थापना का श्रेय कैरोलस लिनियस को है। जीव विज्ञान में वर्गीकी के स्थापना का श्रेय कैरोलस लिनियस को है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के जनक कहते हैं। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के जनक कहते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस को कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में सर्वप्रथम वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में सर्वप्रथम वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवों को दो समूह में बांटा। कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवों को कितने समूह में बांटा? दो समूह में बांटा, पौधा जगत और जंतु जगत। कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवों को दो समूह में बांटा, पौधा जगत, जंतु जगत। लिनियस का द्विजगत वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कुछ ही समय तक अपनाई जाती रही, परंतु जैसे ही जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि जीवों का पता चला, लिनियस का वर्गीकरण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। लिनियस का द्विजगत वर्गीकरण कुछ ही समय तक अपनाई जाती रही, परंतु जैसे ही जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि जीवों का पता चला, लिनियस का वर्गीकरण अपर्याप्त सिद्ध हुई। वर्तमान में सबसे मान्य वर्गीकरण आर.एच. ह्यूटेकर का 5 जगत वर्गीकरण है। वर्तमान में सबसे मान्य वर्गीकरण आर.एच. ह्यूटेकर का 5 जगत वर्गीकरण है। आर.एच. ह्यूटेकर का 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है पोषण की विधि। पहला क्या है? पोषण की विधि।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या जीव में स्वपोषण होता है या विषम पोषण? आर एच ह्यूटेकर का 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। फर्स्ट, पोषण की विधि, क्या जीव में स्वपोषण होता है या विषम पोषण होता है? कोशिका के प्रकार, सेल ऑफ टाइप ऑफ सेल, क्या जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है? कोशिका के प्रकार, क्या जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है? कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या, क्या जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? क्या जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? विकासीय संबंध, विकास के क्रम में विभिन्न जीव आपस में किस प्रकार जुड़े हैं? आर एच ह्यूटेकर का 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित था। पोषण की विधि, क्या जीव में पोषण होता है या विषम पोषण होता है? कोशिका के प्रकार, क्या जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है? कोशिका की संख्या, क्या जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? विकासीय संबंध, विकास के क्रम में विभिन्न जीव आपस में किस प्रकार जुड़े हैं? आर एच व्हिटेकर के वर्गीकरण के 5 जगत, फर्स्ट है मोनेरा जगत, सेकंड प्रोटिस्टा जगत, थर्ड कवक जगत, फोर्थ पादप जगत, फिफ्थ जंतु जगत या प्राणी जगत। आर एच व्हिटेकर के वर्गीकरण के 5 जगत हैं मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत या प्राणी जगत। मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत के जीव सूक्ष्मदर्शी होते हैं। मोनेरा जगत के जीव सूक्ष्मदर्शी होते हैं। मोनेरा जगत के जीव सूक्ष्मदर्शी होते हैं। मोनेरा जगत के जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। मोनेरा जगत के जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। मोनेरा जगत के जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। मोनेरा जगत के जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। पोषण के दृष्टि से मोनेरा जगत के विभिन्न सूक्ष्म जीवों में स्वपोषण तथा परपोषण होता है। पोषण के दृष्टि से मोनेरा जगत के विभिन्न सूक्ष्म जीवों में स्वपोषण तथा परपोषण होता है। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज को रखा गया है। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा एक्टिनोमाइसीटीज को रखा गया है। प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। मोनेरा जगत के समान प्रोटिस्टा जगत के विभिन्न सूक्ष्म जीवों में स्वपोषण तथा परपोषण विधि द्वारा पोषण होता है। मोनेरा जगत के समान प्रोटिस्टा जगत के विभिन्न सूक्ष्म जीवों में स्वपोषण तथा परपोषण विधि द्वारा पोषण होता है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों ही प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों ही प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ यूग्लिना एक कोशिकीय शैवाल तथा स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा जगत के प्रमुख जीव हैं। प्रोटोजोआ यूग्लिना एक कोशिकीय शैवाल तथा स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा जगत के प्रमुख जीव हैं। फंगी किंगडम, फंगी किंगडम, कवक जगत, फंगी किंगडम में कवक जगत में कवक या फफूंद को रखा गया है।
फंगी किंगडम या कवक जगत में कवक या फफूंद को रखा गया है। कवक जगत के जीव एक कोशिकीय भी होते हैं तथा बहुकोशिकीय भी होते हैं। कवक जगत या फंगी किंगडम के जीव एक कोशिकीय भी होते हैं तथा बहुकोशिकीय भी होते हैं। कवक में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण कवक में स्वपोषण नहीं होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण कवक में स्वपोषण नहीं होता है। कवक जगत या फंगी किंगडम के जीवों में प्रजनन कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक तीनों तरह से होता है। कवक जगत या फंगी किंगडम में जीवों में प्रजनन कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक तीनों तरह से होता है। सभी कवक यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। सभी कवक यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। प्लांटी किंगडम, पादप जगत। पादप जगत या प्लांटी किंगडम में सभी बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया है। प्लांटी किंगडम या पादप जगत में सभी बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया है। पादप जगत के सभी पौधे यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। पादप जगत के सभी पौधे यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। पादप जगत के पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषण की विधि संपन्न होती है। पादप जगत के पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषण की विधि संपन्न होती है। एनिमेलिया किंगडम, जंतु जगत या प्राणी जगत। एनिमेलिया किंगडम क्या हो गया? जंतु जगत या प्राणी जगत। जंतु जगत या प्राणी जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर के समस्त जंतु आते हैं। एनिमेलिया किंगडम यानी कि जंतु जगत या प्राणी जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर के समस्त जंतु आते हैं। जंतु जगत या प्राणी जगत के अंतर्गत सभी जंतु यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं जिनमें परपोषण होता है। जंतु जगत या प्राणी जगत के अंतर्गत सभी जंतु यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं जिनमें परपोषण होता है। जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण में जगत सबसे बड़ी कोटि है। जीवों के वर्गीकरण में जगत यानी कि किंगडम सबसे बड़ी कोटि है। वर्गीकरण में जीवों की समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न कोटि में विभक्त करते हैं। वर्गीकरण में जीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न कोटि में विभक्त करते हैं। सभी कोटि क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से संबंधित होते हैं जिसे टैक्सोनॉमी अनुक्रम कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण जगत सबसे बड़ी कोटि है। जीवों के वर्गीकरण का जगत सबसे बड़ी कोटि है। वर्गीकरण में जीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न कोटि में विभक्त करते हैं। सभी कोटि क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं जिसे टैक्सोनॉमी अनुक्रम कहते हैं। सबसे फर्स्ट है स्पेसीज, जाति। नेक्स्ट है जीनस, वंश। नेक्स्ट है फैमिली यानी कुल। नेक्स्ट है ऑर्डर यानी गुण, गण। नेक्स्ट है क्लास, वर्ग। डिवीजन या फाइलम, किंगडम।
सबसे फर्स्ट हो गया स्पीशीज जाति, सेकंड हो गया जीनस वंश, थर्ड हो गया फैमिली कुल, फोर्थ हो गया ऑर्डर गण, फिफ्थ हो गया क्लास यानी वर्ग, सिक्स्थ हो गया डिवीजन या फाइलम, और सेवंथ हो गया किंगडम। कुल 5 जगत में लगभग 1.8 मिलियन से अधिक पौधा और जंतु की जातियां समाहित है। कुल 5 जगत में लगभग 1.8 मिलियन से अधिक पौधा और जंतु की जातियां समाहित है। वर्गीकरण की आधारभूत एवं मूल इकाई जाति है। वर्गीकरण की आधारभूत एवं मूल इकाई जाति है। द्विपद नाम पद्धति, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। एक ही जंतु या पौधों का नाम विभिन्न भाषा में विभिन्न देश में अलग अलग है, जिसके कारण जंतु या पौधों को विश्व के सभी भागों में पहचानना मुश्किल होता है। एक ही जंतु या पौधों का नाम विभिन्न भाषा में विभिन्न देश में अलग अलग है, जिसके कारण जंतु या पौधों को विश्व के सभी भागों में पहचानना मुश्किल होता है। एक ही जंतु या पौधों के नामों में विविधता की स्थिति से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव का एक मानक नाम दिया, जिसे वैज्ञानिक नाम कहते हैं। एक ही जंतु या पौधों के नामों में विविधता की स्थिति से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव का एक मानक नाम दिया, जिसे वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। एक जीव का वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में एक समान रहता है। एक जीव का वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में एक समान रहता है। जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने हेतु जिस पद्धति का उपयोग होता है उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने हेतु जिस पद्धति का उपयोग होता है उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, यानी बायोनोमियल सिस्टम कहते हैं। द्विनाम पद्धति में किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द वंशीय नाम तथा दूसरा शब्द जातीय नाम कहलाता है। द्विनाम पद्धति में किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द वंशीय नाम जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जातीय नाम स्पेसिफिक नेम कहलाता है। जीवों के वैज्ञानिक नाम में वंश का नाम बड़े अक्षर से तथा जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है। वैज्ञानिक नाम में वंश का नाम बड़े अक्षर से तथा जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है। सर्वप्रथम स्वीडन के वनस्पति विज्ञानी कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को उपयोग में लाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम स्वीडन के वनस्पति विज्ञानी कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को उपयोग में लाना प्रारंभ किया। कैरोलस लिनियस ने लैटिन तथा ग्रीक शब्दों का उपयोग कर जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। कैरोलस लिनियस ने लैटिन तथा ग्रीक शब्दों का उपयोग कर वैज्ञानिक नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वनस्पति शास्त्र के पिता भी कहते हैं। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वनस्पति शास्त्र के पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वनस्पति शास्त्र के फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहते हैं। पौधों का वनस्पति नाम या वैज्ञानिक नाम। फर्स्ट है सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिक
कैम्प्रेस्टिस। सरसों का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? ब्रेसिक कैम्पे कैम्पेस्ट्रिस कैम्पेस्ट्रिस। धान, राइस, राइस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओरिजा सटाइवा। ओरिजा सटाइवा। राइस धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओरिजा सटाइवा। गेहूं, व्हीट, व्हीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रेटिकम एक्टिवम। ट्रेटिकम ट्रेटिकम एक्टिवम। गुलाब, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रोजा हाइब्रिडा। रोजा हाइब्रिडा। गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रोजा हाइब्रिडा या रोजा इंडिका, या दूसरा नाम क्या होता है? रोजा इंडिका। नेक्स्ट है मनुष्य, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। आम, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्निफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्निफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्निफेरा इंडिका। लीची, लीची का वैज्ञानिक नाम होता है लीची चिनेंसिस। लीची का वैज्ञानिक नाम होता है लीची चिनेंसिस। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम होता है हीलियंथस एनस। हेलियंथस एनस। आलू, आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलनम ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलनम ट्यूबरोसम। अमरूद, अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है प्लीडियम गुआजावा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है प्लीडियम गुआजावा। कीटभक्षी पौधों के वनस्पतिक नाम। कीटभक्षियों के वनस्पतिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहला है संडियो, ड्रोसेरा। सेंडियो का क्या होता है? ड्रोसेरा। फर्स्ट क्या है? सेंडियो, सेंडियो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है या वनस्पतिक नाम क्या होता है? ड्रोसेरा। ब्लैडर वर्ट, ब्लैडर वर्ट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? न्यूट्रिकुलेरिया। न्यूट्री न्यूट्रिकुलेरिया। न्यूट्रिकुलेरिया। ठीक है। ब्लैड ब्लैडर वर्ट कीटभक्षी पौधे का नाम क्या होता है? यूट्रिकुलेरिया। सारासीनिया, सारासीनिया कीटभक्षी पौधे का रासायनिक बहुत वनस्पतिक नाम क्या होता है? नेपथिन नेप नेपनिथिन्स खासियाना। सारासीनिया का वनस्पतिक नाम होता है नेपनिथिन्स खासियाना। बटरवर्टस, बटरवर्टस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पिंगु पिंगुइकुला। पिंगुइकुला। बटरवर्टस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पिंगुइकुला। घटपर्णी पीचर प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नेफेंथिस। घटपर्णी या घटपर्णी या पीचर प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नेपेंथिस। भारत में विशेष रूप से नेपेंथिस खासियान पाया जाता है। भारत में विशेष रूप से क्या? नेपेंथिस खासियान पाया जाता है। विनर फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? डाय डायोनिया मुसीबुला। वीनस फ्लाई ट्रैप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डायोनिया मुसीबुला। स्यूडोडोरस, स्यूडोडोरस का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? ड्रोसेरा। स्यूडोडोरस का नाम क्या होता है? ड्यूसेरा। ब्लैक
ब्लेड ब्लेडवर्ट ब्लेडवर्ट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यूट्रिकुलेरिया। ब्लेडवर्ट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यूट्रिकुलेरिया। कोबरा लिली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका। डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका। कोबरा लिली का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका। बटरवर्ट बटरवर्ट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पिंगुइकुला। बटरवर्ट का वैज्ञानिक नाम क्या आता है? पिंगुइकुला। वाटर व्हील प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एल्ड्रावांडा वेस्कुलुसा। एल्ड्रोवांडा वेस्कुलुसा। वाटर व्हील प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एल्ड्रोवाल्टा वेस्कुलुसा। प्रमुख मोटा अनाज के वैज्ञानिक नाम। कुछ प्रमुख मोटे अनाज हैं उसके नाम। जैसे मक्का। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिमेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिमेज। कड़ुआ। कड़ुआ का जिसको रागी बोलते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एल्यूसाइन कोराकाना। कड़ुआ यानी कि रागी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एल्यूसाइन कोराकाना। बाजरा। बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेनिसेटम ग्लोकम। बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेनिसेटम ग्लोकम। ज्वार। ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोरघम बाई कलर। ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोरघम बाई कलर। रागी जिसको मड़ुआ बोला जाता है। रागी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एलुसिन कोरोकाना। एलुसिन कोरोकाना। कंगनी। कंगनी का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? सेटेरिया इटालिका। कंगनी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सेटेरिया इटालिका। कोडो। कोडो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पास्पलम स्क्रोबू स्क्रोबिकुलटम। कोडो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पास पास्पलम स्क्रोबिटुलटम बिकुलटम। कुटकी। कुटकी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैनी पैनिकम सुमाट्रेनसे। कुटकी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैनिकम सुमाट्रेनेसे। सांवा। सांवा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इचिनोक्लोआ एस्कुलेंटा। इचिनोक्लोआ एक्सुलेंटा। इचिनोकोला एक्सुलेंटा। चेना। चेना का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? पैनिकम मिलियासियम। चेना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैनिकम मिलियासियम। औषधीय पौधा। औषधीय पौधा के वैज्ञानिक नाम। अब कौन कौन से प्रमुख औषधीय पौधा है उसके वैज्ञानिक नाम को देखेंगे। फर्स्ट है भटकैया कटेली। सोलेनम सोलेनम जैंथोकार्पम। भटकैया भटकैया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम सोलेनम जैंथोकार्पम। वज्रदंती। वज्रदंती का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बालेरिया प्रायोनाइटिस। वज्रदंती का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बाइलेरिया प्रायोनाइटिस। तुलसी। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओसी ओसिमम सैनकटम। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओसिमम सैनकटम। नीम। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एजान्डिरेक्टा इंडिका। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एजाडिरेक्टा इंडिका। अश्वगंधा। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विथानिमा
सेमनीफेरा। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विथानिया सेमनीफेरा। आंवला, आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। गिलोय, गिलोय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। गिलोय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। हल्दी, हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कुरकुमा लौंगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कुरकुमा लौंगा। ब्राह्मी, ब्राह्मी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बाकोपा मोनिएरी। ब्राह्मी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बाकोपा मोनिएरी। अदरक, अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिंजिबर ऑफिसिनेल। अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिंजिबर ऑफिसिनेल। सर्पगंधा, सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रोवो रोवोल्फिया सर्पेटिना। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रोवोल्फिया सर्वे सर्पेंटिना। सदाबहार, सदाबहार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैथारेंथस रोजस। सदाबहार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैथारेंथस रोजस। अर्जुन, अर्जुन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टार टर्मिनेलिया अर्जुन। अर्जुन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टर्मिनेलिया अर्जुन। शतावरी, शतावरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्पेरेगस रेसमोसस। शतावरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्पेरेगस रोसमोसस। पादप जगत का वर्गीकरण। सर्वप्रथम आइकलर ने पादप जगत को दो उपजगत में बांटा था। पादप जगत का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने? आइकलर ने पादप जगत को दो उपजगत में बांटा था। किसने सर्वप्रथम? आइकलर ने पादप जगत को दो उपजगत में बांटा था। क्रिप्टोजैम्स, दूसरा फिनरोगैम्स। सर्वप्रथम आइकलर ने पादप जगत को दो उपजगत में बांटा था, क्रिप्टोगैम्स और फिनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत वे पौधा आते हैं जिनमें फूल तथा बीज नहीं होता है। क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत वे पौधा आते हैं जिनमें फूल तथा बीज नहीं होता है। क्रिप्टोगैम्स उपजगत को तीन फाइलम में विभाजित किया गया है। क्रिप्टोगैम्स उपजगत को तीन फाइलम में विभाजित किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स उपजगत को तीन फाइलम में विभाजित किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनरोगैम्स, फर्स्ट पढ़ेंगे फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसमें फूल तथा बीज पाए जाते हैं। फेनरोगैम्स के अंतर्गत वे पौधा आते हैं जिसमें फूल तथा बीज पाए जाते हैं। फेनरोगैम्स उपजगत को दो भागों में बांटा गया है। फेनरोगैम्स उपजगत को दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिनरोगैम्स उपजगत को दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत थैलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधा आते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत
पौधों में संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत पौधे में संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। थैलोफाइटा समूह के प्रमुख पौधा हैं शैवाल तथा लाइकन। थैलोफाइटा समूह के प्रमुख पौधा हैं शैवाल तथा लाइकन। थैलोफाइटा के अंतर्गत सभी पौधों में क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी की विधि संपन्न होती है। थैलोफाइटा के अंतर्गत सभी पौधों में क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी की विधि संपन्न होती है। थैलोफाइटा के अंतर्गत पौधा प्रायः जलीय यानी कि मीठा जल और समुद्री जल और नम स्थानों में उगते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत पौधा प्रायः थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे प्रायः जलीय होते हैं जो कि मीठा जल या समुद्री जल या फिर नम स्थानों में उगते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत पौधों में प्रजनन प्रायः अलैंगिक विधि द्वारा बीजाणुओं के माध्यम से होता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत पौधों में प्रजनन प्रायः अलैंगिक विधि द्वारा बीजाणुओं के माध्यम से होता है। शैवाल शैवाल एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय भी। शैवाल एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। एक कोशिकीय शैवाल प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। एक कोशिकीय शैवाल प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। बहुकोशिकीय शैवाल के 3 वर्ग हैं। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल। बहुकोशिकीय शैवाल के 3 वर्ग हैं। बहुकोशिकीय शैवाल के 3 वर्ग हैं। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। शैवाल के आर्थिक महत्व। शैवाल के आर्थिक क्या क्या महत्व हैं? क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु करता है। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु करता है। क्लोरेला शैवाल में 50% तक प्रोटीन होता है। क्लोरेला शैवाल में 50% तक प्रोटीन होता है। क्लोरेला शैवाल में क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक भी तैयार होता है। क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक भी तैयार होता है। ग्रेसिलेरिया जेलिडियम कांड्रस जैसे लाल शैवाल के अलग अलग प्राप्त से अगर अगर प्राप्त होता है। ग्रेसिलेरिया जेलिडियम कांड्रस जैसे लाल शैवाल से अगर अगर प्राप्त होता है। अगर अगर का प्रयोग बेकरी व्यवसाय, मिठाई, दंत मंजन, दवा निर्माण तथा कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में किया जाता है। अगर अगर का प्रयोग बेकरी व्यवसाय, मिठाई, दंत मंजन, दवा निर्माण तथा कृत्रिम विधि माध्यम बनाने में किया जाता है। लेमिनेरिया शैवाल में आयोडीन निकाला जाता है। लेमिनेरिया शैवाल में आयोडीन निकाला जाता है। लेमिनेरिया शैवाल में से आयोडीन निकाला जाता है। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन आयोडाइड के रूप में रहता है। लेमिनेरिया शैवाल में आयोडीन आयोडाइड के रूप में रहता है। लेमिनेरिया शैवाल में आयोडीन आयोडाइड
के रूप में रहता है। लेमिनेरिया शैवाल में सोडियम लेमिनेरिया सल्फेट प्राप्त होता है, जो खून को जमने से रोकता है। लेमिनेरिया शैवाल से सोडियम लेमिनेरियन सल्फेट प्राप्त होता है, जो खून को जमने से रोकता है। भूरे शैवाल को समुद्री घास कहा जाता है। भूरे शैवाल को समुद्री घास कहा जाता है। भूरे शैवाल को क्या कहा जाता है? समुद्री घास कहा जाता है। जापान, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया में पोरफायरा शैवाल अत्यधिक प्रिय भोजन है। जापान, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया में पोरफायरा शैवाल अत्यधिक प्रिय भोजन है। समुद्री घास का उपयोग पशु चारे में, मुर्गियों के चारे में किया जाता है। समुद्री घास का प्रयोग पशु चारे में, मुर्गियों के चारे में किया जाता है। एल्जिनिक एसिड एल्जिनिक एसिड समुद्री शैवाल से निकाला जाता है। एल्जिनिक एसिड समुद्री शैवाल से निकाला जाता है। एल्जिनिक एसिड का उपयोग रबड़ उद्योग में लेटेक्स के उपचार में होता है। एल्जिनिक एसिड का उपयोग रबड़ उद्योग में लेटेक्स के उपचार में होता है। प्रसिद्ध लाल सागर का रंग लाल शैवाल के कारण है। प्रसिद्ध लाल सागर का रंग लाल प्रसिद्ध लाल सागर का रंग लाल लाल शैवाल के कारण है। शैवाल तालाबों, जलाशय में इतनी तेजी से वृद्धि करने लगता है कि अन्य जीवों के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। शैवाल तालाबों, जलाशय में इतनी तेजी से वृद्धि करने लगता है कि अन्य जीवों के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। बरसात के समय जमीन पर फिसलन वाला हरा परत शैवाल ही बनाता है। बरसात के समय जमीन पर फिसलन वाला हरा परत शैवाल ही बनाता है। प्रसिद्ध लाल सागर का रंग लाल लाल शैवाल के कारण है। प्रसिद्ध लाल सागर का रंग लाल लाल शैवाल के कारण है। लाल शैवाल लाल सागर के ऊपरी भागों को आच्छादित है। ऊपरी भागों में आच्छादित है। लाल शैवाल लाल सागर के ऊपरी भागों को आच्छादित है। नीलहरित शैवाल नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया का नया नाम नीलहरित शैवाल है। साइनोबैक्टीरिया का नया नाम नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल का इस्तेमाल जैव उर्वरक बनाने में होता है। नीलहरित शैवाल का इस्तेमाल या उपयोग जैव उर्वरक बनाने में होता है। नीलहरित शैवाल मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीव हैं। नीलहरित शैवाल मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीव हैं। लाइकेन लाइकन दो जीवों कवक तथा शैवाल के बीच सहजीवी संबंध के कारण अस्तित्व में आया है। लाइकेन दो जीवों कवक और तथा शैवाल के बीच सहजीवी संबंध के कारण अस्तित्व में आया है। कवक तथा शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। कवक तथा शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन चट्टानों पर, चमड़े, पेड़ के तने पर तथा जमीन पर धब्बों के रूप में रहते हैं तथा अत्यंत कड़े होते हैं। लाइकेन चट्टानों पर, पेड़ के तने पर तथा जमीन पर धब्बों के रूप में रहते हैं तथा अत्यंत कड़े होते हैं। लाइकेन के कवक अवयव
जल तथा खनिज पदार्थ अवशोषित कर शैवाल को देता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार कर कवक को देता है। लाइकेन के कवक अवयव जल तथा खनिज पदार्थ अवशोषित कर शैवाल को देता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार कर कवक को देता है। लाइकेन के आर्थिक महत्व। लाइकेन विपरीत परिस्थितियों वाले वातावरण में उगकर पारिस्थितिकी तंत्र को प्रारंभ करता है। लाइकेन विपरीत परिस्थितियों वाले वातावरण में उगकर पारिस्थितिकी तंत्र को प्रारंभ करता है। लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक के तौर पर काम करता है। लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक के तौर पर काम करता है। परमेलिया लाइकेन के से मिर्गी रोग के उपचार हेतु औषधि तैयार किए जाते हैं। परमेलिया लाइकेन से मिर्गी रोग के उपचार हेतु औषधि तैयार किए जाते हैं। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। इंडोकार्पन लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। इंडोकार्पन लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधे जमीन पर पाए जाते हैं, परंतु निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधे जमीन पर पाए जाते हैं, परंतु निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधे जमीन पर पाए जाते हैं, परंतु निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधा का आकार थाइलस के समान होता है, परंतु वास्तविक तना तथा पत्ती जैसी संरचना होती है, परंतु वास्तविक जड़ का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधा का आकार थाइलस के समान होता है, परंतु वास्तविक तना तथा पत्ती जैसी संरचना होती है, परंतु वास्तविक जड़ का अभाव रहता है। परंतु वास्तविक जड़ का अभाव रहता है। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधों में जड़ जैसी संरचना होती है, जिसे मूलाभास कहते हैं। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधों में जड़ जैसी संरचना होती है, जिसे मूलाभास कहते हैं। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक, जाइलम, फ्लोएम का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधों का लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होता है। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधों का लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होता है। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधों के नर जनन अंग को पुंधानी तथा स्त्री जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधों के नर जनन अंग को पुंधानी तथा स्त्री जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ब्रायोफाइटा समुदाय के प्रमुख पौधा मॉस, फ्लूनेरिया, मार्केसिया, रिक्सिया, बारव्यूला, एंथोसिरस आदि हैं। ब्रायोफाइटा समुदाय के प्रमुख पौधा मॉस, मार्केसिया, रिक्सिया,
बारब्यूला, एंथोसीरस आदि हैं। मॉस तथा ली, लीर, लिवर्टर मॉस तथा लिवर लिवरवर्ट लिवरवर्ट ब्रायोफाइटा समुदाय के चर्चित पौधा हैं। मॉस तथा लिवरवर्ट ब्रायोफाइटा समुदाय के चर्चित पौधा हैं। मॉस स्तनधारी चिड़िया तथा अन्य जानवरों के भोजन के रूप में काम आते हैं। मॉस स्तनधारी चिड़िया तथा अन्य जानवरों के भोजन के रूप में काम आते हैं। स्फेग्रम मॉस जिसे पीट मॉस भी कहा जाता है, में जल अवशोषण तथा अवशोषित जल को संग्रह करने की अधिक क्षमता होती है, इसीलिए इसे नर्सरी में पैकिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्फेग स्फेग्नम मॉस जिसे क्या कहा जाता है, पीट मॉस भी कहा जाता है। स्फेग्नम मॉस में जल अवशोषित करने जल अवशोषण तथा अवशोषित जल को संग्रह करने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए नर्सरी में पैकिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सूखे मॉस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। सूखे मॉस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। मॉस जमीन पर चटाई की तरह बिछे होते हैं तथा वर्षा ऋतु में मिट्टी का क्षरण नहीं होने देते हैं। मॉस जमीन में चटाई की तरह बिछे रहते हैं तथा वर्षा ऋतु में मिट्टी का क्षरण नहीं होने देते हैं। टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा समुदाय पृथ्वी पर का पहला विकसित पौधा है। टेरिडोफाइटा समुदाय पृथ्वी पर का पहला विकसित पौधा है। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों में जड़, तना, पत्ती विकसित होते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों में जड़, तना, पत्ती विकसित होते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम तंत्र पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम तंत्र पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधा प्रायः छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधा प्रायः छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों में फूल तथा बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधा में फूल तथा बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों के जनन अंग बहुकोशिकीय होते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों के जनन अंग बहुकोशिकीय होते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों के नर जनन अंग पुंधानियां तथा मादा जनन अंग स्त्रीधानियां होते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों के नर जनन अंग पुंधानियां तथा मादा जनन अंग स्त्रीधानियां होते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों में निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों में निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में जायगोट मातृ पौधा पर ही लगा होता है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में जायगोट मातृ पौधे पर ही लगा होता है। जायगोट विभाजित होकर
भ्रूण बनाता है। जायगोट विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। जायगोट विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। इस घटना को पौधों में बीज स्वभाव की उत्पत्ति माना जाता है। जायगोट विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। इस घटना को पौधा में बीज स्वभाव की उत्पत्ति माना जाता है। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधा मर्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, सिनेजिनेला, इक्विजिटम आदि हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के प्रमुख पौधा मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, सिनेजिनेला, इक्विजिटम आदि है। लाइकोपोडियम बीजाणु का उपयोग दवाई बनाने में होता है। लाइकोपोडियम बीजाणु का उपयोग दवाई बनाने में होता है। मार्सिलिया का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है। मार्सिलिया का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है। टेरिडियम का उपयोग पशु उपचार के रूप में होता है। टेरिडियम का उपयोग पशु टेरिडियम का उपयोग पशु चारे के रूप में होता है। टेरिडियम का उपयोग पशु चारे के रूप में होता है। एजोला जिसे जलीय फर्न कहते हैं। एजोला क्या है? जिसे जलीय फर्न कहते हैं। एजोला का इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में होता है। एजोला का इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में होता है। सिनेजिनेला में पुनर्जीवन का गुण होता है। सिनेजिनेला में पुनर्जीवन का गुण होता है। पुनर्जीवन का गुण होता है। सिनेजिला का प्रयोग सजावटी पौधों के रूप में होता है। सिनेजिला का प्रयोग सजावटी पौधों के रूप में होता है। आफियोग्लोसम आफियोग्लोसम टेरिडोफाइटा समुदाय के ऐसे पौधे हैं जिनमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। आफियोग्लोसम टेरिडोफाइटा समुदाय के ऐसे पौधे हैं जिनमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधा आफियोग्लोसम में गुणसूत्र की संख्या 630 जोड़ा होता है। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधा आफियोग्लोसम में गुणसूत्र की संख्या 630 जोड़ा होता है। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के बीजों पर कोई आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं, क्योंकि इनके बीजों पर कोई आवरण नहीं होता है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म के बीजों पर कोई आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधों कोष्ठीय बहुवर्षीय वृक्ष झाड़ी के रूप में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधे काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्ष झाड़ी के रूप में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के पौधों में पूर्ण विकसित मुसला जड़ होते हैं। जिम्नोस्पर्म के पौधों में पूर्ण विकसित मुसला जड़ होते हैं। जिम्नोस्पर्म के कुछ पौधों के जड़ों में शैवाल तथा कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के कुछ पौधों के जड़ों में शैवाल तथा कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। साइकस जिम्नोस्पर्म के पौधों के जड़ों में शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। साइकस पौधों के जड़ों में शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। साइकस जिम्नोस्पर्म के पौधों के जड़ों में शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं।
साइकस जिम्नोस्पर्म के पौधों के जड़ों में शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। ऐसे जड़ को कोरोलोइड जड़ कहते हैं। ऐसे जड़ को कोरोलोइड जड़ कहते हैं। साइकस जिम्नोस्पर्म के पौधों के जड़ों में शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। ऐसे जड़ को कोरोलोइड जड़ कहते हैं। जिम्नो पाइनस जिम्नोस्पर्म के पौधों के जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। पाइनस पौधों के जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। पाइनस जिम्नोस्पर्म के पौधों के जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। ऐसे जड़ को माइकोराइजल जड़ भी कहते हैं। पाइनस जिम्नोस्पर्म के पौधों के जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। ऐसे जड़ को माइकोराइजल जड़ भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के परागन वायु के माध्यम से होता है। जिम्नोस्पर्म में परागन यानी कि पॉलिनेशन वायु के माध्यम से होता है। साइकस थूजा जैसे पौधा बगीचा में सुंदरता हेतु लगाया जाता है। साइकस थूजा जैसे पौधा बगीचे में सुंदरता हेतु लगाया जाता है। साइकस के कुछ पौधों के तने में संचित स्टार्च को निकालकर साबूदाना तैयार किया जाता है। साइकस के कुछ पौधों के तने में संचित स्टार्च को निकालकर साबूदाना तैयार किया जाता है। चीड़ से ताड़पिन का तेल, रेजिन तथा बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति होती है। चीड़ से ताड़पिन का तेल, रेजिन तथा बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति होती है। इफेड्रा वृक्ष के तने से इफेड्रीन औषधि तैयार होती है। इफेड्रा वृक्ष के तने से इफेड्रीन औषधि तैयार होती है। इफेड्रीन औषधि को खांसी तथा दमा जैसे रोग के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। इफेड्रीन औषधि को खांसी तथा दमा जैसे रोग के उपचार में प्रयोग लाया जाता है। पाइनस वृक्ष के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। पाइनस वृक्ष के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस पौधों के लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस पौधों के लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म पौधों का सबसे बड़ा समूह है। एंजियोस्पर्म पौधों का सबसे बड़ा समूह है। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत पौधों की संख्या लगभग 2.5 लाख प्रजाति शामिल है। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख पौधे की प्रजातियां शामिल है। एंजियोस्पर्म पौधों का बीज आवरण से ढका होता है। एंजियोस्पर्म पौधों का बीज आवरण से ढका होता है। एंजियोस्पर्म तथा टेरिडोफाइट्स समुदाय के पौधा अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइट्स समुदाय के पौधा अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधा इतनी अधिक भिन्न जलवायु में नहीं पाए जाते हैं जितने कि एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पौधा इतनी अधिक भिन्न जलवायु में नहीं पाए जाते हैं जितने कि एंजियोस्पर्म पौधा पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म पौधा टुंड्रा जलवायु से लेकर
टुंड्रा जलवायु से लेकर गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, रेगिस्तान, अंटार्कटिका तक पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म पौधा टुंड्रा जलवायु से लेकर गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, रेगिस्तान, अंटार्कटिका तक पाए जाते हैं। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा वुल्फिया है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा वुल्फिया है। वुल्फिया इतना छोटा होता है कि इसे सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। वुल्फिया इतना छोटा होता है कि इसे सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। वुल्फिया जलीय पौधा है। वुल्फिया कैसा पौधा है? जलीय पौधा है। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस है। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस है। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधा ही करता है। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधा ही करता है। समस्त अनाज, दालें, खाने में काम आने वाला तेल, समस्त फल एवं सब्जी, सभी रेशे वाला फसल, इमारती लकड़ी, सभी एंजियोस्पर्म पौधे से प्राप्त होता है। समस्त अनाज, दालें, खाने में काम आने वाला तेल, समस्त फल एवं सब्जी, सभी रेशे वाला फसल, इमारती लकड़ी, सभी एंजियोस्पर्म पौधे से प्राप्त होता है। एंजियोस्पर्म को दो भागों में विभाजित किया गया है। एंजियोस्पर्म को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडोनस। मोनोकोटिलेडोनस। एक बीजपत्री पौधों के बीच में केवल एक बीजपत्री पौधों के बीज में केवल एक बीजपत्र होते हैं। एक पौधों के एक बीजपत्री पौधों के बीज में एक बीजपत्री पौधों के बीज में केवल एक बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री पौधों के रेशेदार जड़ होते हैं। एक बीजपत्री पौधों के रेशेदार जड़ होते हैं। एक बीजपत्री पौधों के तना प्रायः खोखला जैसे बांस, डिस्क के तरह जैसे प्याज, लहसुन, छद्म होता है यानी फॉल्स होता है। एक बीजपत्री के तना प्रायः खोखला जैसे बांस, डिस्क के तरह जैसे प्याज, लहसुन, छद्म, फॉल्स होता है। एक बीजपत्री पौधों के पत्ती समांतर शिरा विन्यास वाले होते हैं। एक बीजपत्री पौधों की पत्ती समांतर शिरा विन्यास वाले होते हैं। एक बीजपत्री पौधों के फूल में 3 चक्र होते हैं। एक बीजपत्री पौधों के फूल में 3 चक्र होते हैं। एक बीजपत्री पौधा बांस, केला, खजूर, गेहूं, घास इत्यादि। एक बीजपत्री पौधा कौन कौन सा? बांस, केला, खजूर, गेहूं, घास इत्यादि। द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री पौधे के बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्री के पौधे में 2 बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्री पौधा में मुसला जड़ होते हैं। द्विबीजपत्री के पौधों में मुसला जड़ होते हैं। द्विबीजपत्री पौधा के तने काफी मजबूत तथा सुदृढ़ होते हैं। द्विबीजपत्री के द्विबीजपत्री पौधा के तने काफी मजबूत तथा
सुदृढ़ होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के पत्ती जालिकावत सिरा विन्यास वाले होते हैं। द्विबीजपत्री के पौधे के पत्ती जालिकावत सिरा विन्यास वाले होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के फूल में सभी चारों चक्र होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के फूल में सभी चारों चक्र होते हैं। द्विबीजपत्री पौधा चना, मटर, सर्वमुखी, सूर्यमुखी, गेंडा, कद्दू, आलू, नीम, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री पौधा तथा द्विबीजपत्री पौधा में अंतर। एक बीजपत्री पौधा के बीच में केवल एक बीजपत्र होता है। द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री के बीज में दो बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री पौधा के बीज में केवल एक बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्री के बीज में दो बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री पौधा के रेशेदार जड़ होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में मूसला जड़ होते हैं। एक बीजपत्री के रेशेदार जड़ होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में मूसला जड़ होते हैं। एक बीजपत्री पौधे के तना प्रायः खोखला जैसे बांस, डिस्क के तरह जैसे प्याज, लहसुन, छद्म यानी फॉल्स होता है। वहीं द्विबीजपत्री के तने काफी मजबूत तथा सुदृढ़ होते हैं। एक बीजपत्री के तना प्रायः खोखला यानी कि बांस, डिस्क के तरह जैसे प्याज, लहसुन, छद्म यानी फॉल्स होता है। वहीं द्विबीजपत्री के तने काफी मजबूत तथा सुदृढ़ होते हैं। एक बीजपत्री पौधों के पत्ती समांतर सिरा विन्यास वाले होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री की पत्ती जालिकावत सिरा विन्यास वाले होते हैं। एक बीजपत्री पौधों की पत्ती समांतर सिरा विन्यास वाले होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री के पत्ती जालिकावत सिरा विन्यास वाले होते हैं। एक बीजपत्री पौधों के फूल में 3 चक्र होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों के फूल में सभी चारों चक्र होते हैं। एक बीजपत्री पौधों के फूल में 3 चक्र होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों के फूल में सभी चारों चक्र होते हैं। एक बीजपत्री के अंतर्गत शामिल वर्ग लिलिएसी, इसके अंतर्गत आता है प्याज, लहसुन, सतावर, घृतकुमारी यानी कि एलोवेरा। लिलिएसी के अंतर्गत एक बीजपत्री के अंतर्गत शामिल प्रमुख वर्ग कौन कौन सा है? फर्स्ट क्या है? लिलिएसी, जिसके अंतर्गत क्या आता है? प्याज, लहसुन, सतावर, घृतकुमारी यानी एलोवेरा। नेक्स्ट ग्रेमिनी या पोएसी, इसके अंतर्गत क्या आता है? गेहूं, मक्का, धान, जौ, बांस, दूब घास, गन्ना। एक बीजपत्री के अंतर्गत शामिल वर्ग में से ग्रेमिनी या पोएसी वर्ग है, जिसके अंतर्गत गेहूं, मक्का, धान, जौ, बांस, दूध घास, गन्ना इत्यादि आता है। प्लामी, प्लामी वर्ग के अंतर्गत नारियल, सुपारी आता है। प्लामी वर्ग के अंतर्गत नारियल और सुपारी आता है। म्यूजेसी, म्यूजेसी वर्ग के अंतर्गत केला आता है। म्यूजेसी वर्ग के अंतर्गत केला आता है। द्विबीजपत्री के अंतर्गत शामिल वर्ग, द्विबीजपत्री के अंतर्गत शामिल वर्ग फर्स्ट है मालवेसी। फर्स्ट मालवेसी, मालवेसी के अंतर्गत भिंडी, कपास, पटसन, पटुआ इत्यादि आता है। द्विबीज के अंतर्गत शामिल वर्ग मालवेसी, मालवेसी वर्ग के अंतर्गत भिंडी, कपास, पटसन, पटुआ आता है। क्रूसोफेरी या
ब्रेसिकेसी वर्ग के अंतर्गत राई, मूली, फूलगोभी, बंद गोभी, सरसों इत्यादि आते हैं। क्रूसोफेरी या ब्रेसिकेसी वर्ग के अंतर्गत राई, मूली, फूलगोभी, बंद गोभी, सरसों इत्यादि आते हैं। लेग्यूमिनेसी 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 वर्ग के अंतर्गत सभी दलहन फसलें, छुई मुई, कत्था, इमली इत्यादि आते हैं। द्विबीजपत्री के वर्ग लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत सभी दलहन फसलें, छुई मुई, कत्था, इमली इत्यादि आते हैं। सोलेनेसी वर्ग के अंतर्गत आलू, मिर्च, टमाटर, तंबाकू, बैगन, एंट्रोपा, बेलाडोना इत्यादि आते हैं। द्विबीजपत्री के अंतर्गत वर्ग सोलेनेसी के अंतर्गत आलू, मिर्च, टमाटर, तंबाकू, बैगन, एट्रोपा, बेलाडोना आता है। कंपोटिजी या एस्टेरेसी भिंडी, कंपोजिटी या एस्टेरेसी वर्ग के अंतर्गत भिंडी, कपास, सूर्यमुखी, गेंडा, गुलदाउदी, डहेलिया, कुसुम, धतूरा टसन, पटुआ इत्यादि आते हैं। द्विबीजपत्री में शामिल वर्ग कंपोजिटी या एस्टेरेसी के अंतर्गत भिंडी, कपास, सूर्यमुखी, डहेलिया, कुसुम, धतूरा टसन, पटुआ इत्यादि आते हैं। कंपोजिटी या एस्टेरेसी द्विबीजपत्री का सबसे बड़ा कुल है। कंपोजिटी या एस्टेरेसी द्विबीजपत्री का सबसे बड़ा कुल या फैमिली है। रूटेसी रूटेसी वर्ग के अंतर्गत नींबू, संतरा, मौसमी, बेल इत्यादि आते हैं। रूटेसी के अंतर्गत नींबू, संतरा, मौसमी, बेल आते हैं। कुकुरबिटेसी वर्ग के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, परवल, करेली, लौकी इत्यादि आते हैं। द्विबीजपत्री के वर्ग कुकुर कुकुर कुकुरबिटेसी के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, लौकी इत्यादि आते हैं। मिर्टेसी वर्ग मिर्टेसी वर्ग के अंतर्गत अमरूद, यूकेलिप्टस, जामुन, मेहंदी इत्यादि आते हैं। द्विबीजपत्री वर्ग मिर्टेसी के अंतर्गत अमरूद, यूकेलिप्टस, जामुन, मेहंदी इत्यादि आते हैं। अम्बली फेरी वर्ग के अंतर्गत धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर इत्यादि आते हैं। अम्बली फेरी द्विबीजपत्री के वर्ग अम्बली फेरी के अंतर्गत धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर इत्यादि आते हैं। रैनन कुलेसी वर्ग के अंतर्गत बटरकप, काला जीरा इत्यादि आते हैं।
रेनन कुलेसी वर्ग के अंतर्गत बटरकप, काला जीरा इत्यादि आते हैं। रोजेसी रोजेसी वर्ग के अंतर्गत सेब, नाशपाती, गुलाब इत्यादि आते हैं। रोजेसी वर्ग के अंतर्गत सेब, नाशपाती, गुलाब आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: कपास के बीजों के सतह पर रेशे होते हैं जिनसे रुई प्राप्त होती है। कपास के बीजों के सतह पर रेशे होते हैं जिनसे रुई प्राप्त होती है। पटसन के तंतु से प्राप्त रेशों से रस्सी, बोरे बनाए जाते हैं। पटसन के तंतु से प्राप्त रेशों से रस्सी, बोरे बनाए जाते हैं। मेथी के बीज मसाले के रूप में उपयोग होते हैं। मेथी के बीज मसाले के रूप में उपयोग होते हैं। कसूरी मेथी की पत्तियां मसाले के रूप में उपयोग होता है। कसूरी मेथी की पत्तियां मसाले के रूप में उपयोग होता है। नील पौधों से प्राप्त किया जाता है। नील पौधों से प्राप्त किया जाता है। नील इंडो इंडिगोफेरा टिनकोटोरिया टिनकटोरिया नील इंडिगोफेरा टिनकटोरिया पौधों से प्राप्त किया जाता है। बेलाडोना के पत्ती से एट्रोपिन निकाला जाता है। बेलाडोना के पत्ती से एट्रोपिन निकाला जाता है। एट्रोपिन दर्दनाशक औषधि में काम आता है। एट्रोपिन दर्दनाशक औषधि में काम आता है। अश्वगंधा का प्रयोग खांसी के उपचार में किया जाता है। अश्वगंधा का प्रयोग खांसी के उपचार में किया जाता है। क्रिकेट खेलने वाला बल्ला सैलिक्स परप्यूरिया पौधों से प्राप्त होता है। क्रिकेट खेलने वाला बल्ला सैलिक्स परप्यूरिया पौधों से प्राप्त होता है। पोस्ता के पौधा के कच्चे फसल से लेटेक्स निकालकर अफीम तैयार किया जाता है। पोस्ता के पौधा के कच्चे फसल से लेटेक्स निकालकर अफीम तैयार किया जाता है। अफीम से ही मार्फिन, हेरोइन जैसे मादक द्रव्य तैयार किए जाते हैं। अफीम से ही मार्फिन, हेरोइन जैसे मादक द्रव्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। हशीश, चरस, गांजा, भांग, कैनाबिस पौधों से प्राप्त किया जाता है। हशीश, चरस, गांजा, भांग, कैनाबिस पौधों से प्राप्त किया जाता है। हशीम एवं चरस कैनाबिस पौधों के फूल से प्राप्त किया जाता है। हशीश एवं चरस कैनाबिस पौधों के फूल से प्राप्त किया जाता है। गांजा कैनाबिस पौधों से फूलदार एवं फलदार शाखाओं को सुखाकर तैयार किया जाता है। गांजा कैनाबिस पौधों के फूलदार एवं फलदार शाखाओं को सुखाकर तैयार किया जाता है। भांग कैनाबिस की पत्ती को सुखाकर तैयार किया जाता है। भांग कैनाबिस पौधों के पत्तियों को सुखाकर तैयार किया जाता